गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल यूडीमोनिया क्लासेस। आज हम क्लास 6 ज्योग्राफी पढ़ेंगे। उसमें चैप्टर 8 इंडिया के क्लाइमेट, इंडिया के वेजिटेशन और इंडिया की वाइल्ड लाइफ के बारे में। सबसे पहला टर्म दे रखा है वेदर। वेदर का मतलब होता है जो डे टू डे चेंजेस होते हैं हमारे एनवायरनमेंट में। आज अचानक बहुत ठंडा सा महसूस हो रहा है बारिश की वजह से। अचानक से बादल छा गए, अचानक से धूप तेज़ हो गई, अचानक से गर्मी ज़्यादा पड़ गई, लू चलने लगी, अचानक से आप देखोगे टेम्परेचर कम ज़्यादा हो गया। तो ये सब डेली के जो चेंजेस हैं उनको हम वेदर कहते हैं। लेकिन अगर आप क्लाइमेट की बात करोगे तो वो लॉन्ग टर्म चेंजेस के लिए होता है। जैसे कि आप कहीं घूमने जा रहे हो तो आप क्या बोलते हो कि वहाँ वेदर कैसा है? नहीं, आप ये बोलते हो कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है। मतलब वहाँ सर्दी चल रही है इस टाइम, गर्मी चल रही है इस टाइम, मानसून का सीज़न चल रहा है, क्या चल रहा है। क्लाइमेट एक लॉन्ग पीरियड को डिफ़ाइन करता है। मॉनसून क्लाइमेट एक क्लाइमेट जो होता है वो एक लॉन्ग टर्म पीरियड को दिखाता है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि 6 महीने, 1 साल, 5 साल, 10 साल, मतलब क्लाइमेट कैसा है उस जगह का। ठीक है। वहीं वेदर मतलब अभी की बात कर रहे हो आप, इस टाइम पे वहाँ पर क्या चल रहा है, मौसम कैसा है इस टाइम पर। फिर इसके बाद हमारे इंडिया को सीजन्स में डिवाइड किया गया है। ठंड का टाइम दिसंबर टू फेब, गर्मी का टाइम मार्च टू मई, मॉनसून का टाइम जून टू सितंबर एंड देन मॉनसून के वापस जाने का टाइम अक्टूबर नवंबर। इस तरीके से इंडिया 4 सीजन्स में डिवाइडेड है। इसके बाद बताया गया है कि ठंड क्यों होती है। तो ठंड इसलिए होती है क्योंकि हमारी अर्थ जो है वो टिल्ट हो जाती है। मान लो ये सन है, ये अर्थ है, हमारा इंडिया 0 डिग्री के तो ऊपर ही है, कैंसर की तरफ हम पढ़ते हैं। जब हमारी अर्थ जो है इस तरफ झुक जाती है, इस तरफ, तो नीचे वाला जो सरफेस है वहाँ पर डायरेक्ट सनरेज पड़ती है और जहाँ पर इंडिया है वहाँ पर तिरछी तिरछी सनरेज आती है। इस वजह से यहाँ ठंड हो जाती है। ठीक है। ज़्यादा बेटर समझना है तो आप चैप्टर 2 में इसको ज़्यादा अच्छे से समझने को मिलेगा। वो आप हमारी नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं, चैप्टर 2। तो वहाँ आपको बेटर तरीके से समझ आएगा। अभी मैं आपको ऊपर से समझा रही हूँ कि क्योंकि इंडिया इस लोकेशन में है और सन टिल्ट हो जाती है तो नीचे वाला एरिया सन के सामने आ जाता है। इस वजह से यहाँ गर्मी और यहाँ ठंड आ जाती है ऊपर वाले पार्ट पे, नॉर्थ वाले पार्ट पे। साउथ में गर्मी, नॉर्थ में ठंड। ठीक है। इसका उल्टा कि यहाँ पर अचानक से भारत में इतनी गर्मी क्यों हो जाती है, अगर उसकी बात करें तो क्या होता है ना, हमारी अर्थ अगर इस तरफ से टिल्ट हो गई तो नॉर्दर्न हेमिस जो हमारा वाला पार्ट है, कैंसर वाली लाइन, कैंसर वाली जो रेखा है, उसके पास सन डायरेक्ट रेज फेंकता है। इसकी वजह से यहाँ पर इतनी गर्मी देखने को मिलती है। अगर समझ नहीं आया होगा तो डोंट वरी, इसको डिटेल में चैप्टर 2 में समझा जाएगा। अभी आप ऊपर से देखें, ठीक है, हमारी उस वीडियो में जाकर बाकी आप देख सकते हैं। इसके बाद बताया कि जो हॉट वेदर है, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो बहुत ही गर्म और सूखी हवा चलती है, उसे ही लू कहा जाता है दिन के टाइम पर। अब हम बात करेंगे मॉनसून के बारे में। बारिश का सीज़न, मॉनसून कब आता है? देखो, ये इंडिया है। जब भारत में लो प्रेशर हो जाता है यहाँ पर, तो इधर से जो हवाएं हैं, गर्म हवाएं नमी लेकर चलती हैं और यहाँ पर आती है, लैंड करती है, तो इससे मॉनसून आ जाता है। सेम यहाँ पर भी देखो, ये ऐसे ऐसे गुजरती हैं तो हमारा नॉर्थ ईस्ट का रीजन हो गया और यहाँ पे अंडमान निकोबार हो गया, यहाँ पर बारिश होती है। ठीक है। तो ये हो गया मॉनसून। रेनी सीजन। ऑनसेट ऑफ मॉनसून कब होता है? तो गर्मियों के टाइम में आपने देखा मॉनसून सीज़न आता है, जब विंड जो होती है अरेबियन सी से, बे ऑफ बंगाल से चलती है। इनमें मॉइस्चर होता है जिसकी वजह से ये बारिश कर देती हैं। इसके बाद आता है सीज़न ऑफ रिट्रीटिंग मॉनसून और ऑटम। अब वापस लौटने की बात की जा रही है। तो देखो, अब हमें बताया गया है कि जो मॉनसून वापस जाता है तो बे ऑफ बंगाल से वापस जाता है। इस तरीके से मॉनसून ऐसे वापस लौटता है। जब वो लौटता है तो साउथ के कुछ राज्यों में बारिश करेगा, ऑफ कोर्स सी बात है। अंडमान निकोबार की तरफ बारिश होगी। तो ये जो बारिश होती है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, साउथ इंडियन स्टेट्स में बारिश करता है। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं
इसके बाद हमें बताया गया है कि क्लाइमेट के बारे में, जैसा मैंने पहले कहा, क्लाइमेट जो होता है एक लॉन्ग टर्म एवरेज वेदर कंडीशन को कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई इंडिया घूमने आ रहा है तो क्या बोलेगा कि वहाँ वेदर कैसा है? नहीं, वो बोलेगा इंडिया का क्लाइमेट कैसा है। क्लाइमेट मतलब इंडिया में क्या इंडिया का मौसम कैसा रहता है। हमारा मौसम मैक्सिमम टाइम आप नोटिस करोगे तो कम से कम 7-8 महीने गर्म ही होते हैं, मुश्किल से 2-3 महीने होते हैं जो ठंडी के होते हैं। तो मतलब अगर कोई भारत घूमने आ रहा है तो वो यही कहेगा ना, इंडिया में तो गर्मी पड़ती है, तो उसी हिसाब से वो पैकिंग करके आएगा। ठीक है, तो वो हो गया क्लाइमेट। इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, तो ये एवरेज वेदर कंडीशन है हमारी, जो मेज़र की जाती है कई सालों के हिसाब से। एक हो गया क्लाइमेट। ठीक है, क्लाइमेट के बाद आप देखोगे इंडिया को मॉनसून टाइप का बताया जाता है। ये मॉनसून जो है ये अरेबिक भाषा का शब्द है जिसको बोलते थे मौसम, वहाँ से निकला है। मौसम मतलब सीजन्स। ठीक है, इसके बाद बताया गया इंडिया ट्रॉपिकल एरिया में पड़ता है, उष्ण कटिबंध में। इसकी वजह से जो बारिश है यहाँ पर बहुत ज़्यादा मॉनसून की विंड्स की वजह से होती है, और एग्रीकल्चर भी हमारे देश में इसी पर निर्भर करता है। इसके बाद बताया गया है जो क्लाइमेट है वो कैसे अफेक्ट होता है। क्लाइमेट अफेक्टेड होता है लोकेशन के हिसाब से। जैसे इंडिया की लोकेशन क्या है, वो ओशियंस के बीच में पड़ रहा है, और अल्टीट्यूड क्या है, हाइट, डिस्टेंस कितना है ओशियन से, सी से, और जो रिलीफ है, माउंटेन्स है, इनका बहुत असर पड़ता है किसी भी देश के क्लाइमेट पर। तो इस वजह से आप देख सकते हैं कि जैसलमेर और बीकानेर जैसे जो स्टेट्स के पार्ट हैं राजस्थान के, वहाँ पर आप डेजर्ट देखोगे, गर्म देखोगे। वहीं जम्मू कश्मीर जो है इतना ठंडा देखोगे, बर्फ़ से ढका देखोगे। मुंबई कोलकाता का मॉडरेट टेम्परेचर देखोगे। तो ये सब क्यों है, तो ये सब इसीलिए है क्योंकि ये इन 4-5 फैक्टर्स पे निर्भर है। मेघालय में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, मेघालय का मौसिनराम, वाइल इन पर्टिकुलर ईयर, और जो जैसलमेर है वहाँ पर हो सकता है बारिश ही ना हो। तो ये उन सब के बारे में बताया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं समझाना चाहूँ लोकेशन, भारत का लोकेशन जहाँ पर है इस वजह से भी यहाँ पर अच्छी खासी रेनफॉल है, जैसा कि हमने कहा ट्रॉपिकल रीजन के अंदर। वहीं राजस्थान वाला रीजन जो है यहाँ पर बारिश क्यों नहीं होती, जैसलमेर वगैरह। तो अगर मैं बताऊँ, आपने देखा था पिछले चैप्टर में, देखा होगा 8 चैप्टर में, देखना यहाँ पर अरावली माउंटेन्स है। ये अरावली की वजह से जब मॉनसून आता है तो ऐसे आएगा, जब ये मॉनसून आता है तो पहाड़ हवा को रोक ही नहीं पाते, तो ये हवा ऐसे ऐसे गुजर जाती है पहाड़ को क्रॉस करके। इसलिए यहाँ पर अगर पहाड़ रोक लेते तो बारिश हो जाती, लेकिन पहाड़ रोक ही नहीं पाते, इसलिए यहाँ पर बारिश ही नहीं हो पाती है। इस वजह से आप देख सकते हैं कि ये जो राजस्थान वाले एरिया है यहाँ पे बारिश नहीं होती। ठीक है, फिर बात आती है रिलीफ की, डिस्टेंस फ्रॉम सी। अगर सी से पास है, अब यहाँ पहाड़ है, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट, और ये सी के पास भी है। इससे क्या होता है, जो हवा होती है बहुत नमी से भरी हुई होती है, फिर पहाड़ों के पास आती हैं। अब जो पहाड़ होते हैं ना, देखो ये जो पहाड़ है यहाँ पर हवा चलती हुई आई, तो क्या होता है पहाड़ की वजह से, अब पार तो कर नहीं जाएंगे पहाड़ को, ऊपर चढ़ती है ये हवा। जब ये हवा ऊपर चढ़ती जाती है तो जो टेम्परेचर है वो कम होता चला जाता है, जिसकी वजह से बादल बनते हैं, और बादल बन के यहीं पर ही बरस जाते हैं। तो पहाड़ के एक तरफ ही आप देखोगे इस रीजन में बारिश होती है, और इधर का एरिया ड्राई रह जाता है। ये पहाड़ जो होते हैं वो बारिश रोकने का काम करते हैं। एग्जाम्पल आप भारत में देखो, नॉर्थ इंडिया आप नोटिस करना, यहाँ पे क्या है, हिमालय। इसकी वजह से जब हवाएं आती है मॉनसून की तो वो चाइना नहीं जा पाती, इंडिया में ट्रैप हो गई और यहीं पर ही सारी बारिश हो जाती है। तो पहाड़ के फ़ायदे भी है। ठीक है, इसके बाद एक पॉइंट है डिस्टेंस फ्रॉम सी। हमने देखा कि इंडिया सी के कितना पास है, इस वजह से यहाँ पे इतनी अच्छी खासी बारिश हो जाती है। एल्टीट्यूड मतलब कि जम्मू कश्मीर वाला रीजन है, जैसे जैसे हाइट पर जाओगे वैसे वैसे हवा ठंडी होती चली जाएगी, वैसे वैसे ठंड पड़ती चली जाएगी। ठीक है, एल्टीट्यूड के हिसाब से फिर वर्षा होती है, जो बारिश होगी वो स्नोफॉल में चेंज हो जाएगा। इस तरीके से आपने ये पॉइंट्स देखे। इसके बाद हम देखेंगे नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन, आप अपने आसपास प्लांट्स देख सकते हैं,
जो छोटे छोटे प्लांट होते हैं उन्हें बुशेस एंड श्रब्स कहा जाता है, जैसे कि कैक्टस हुए, फ्लावर वाले प्लांट्स हुए, ठीक है। और जो लंबे लंबे पेड़ होते हैं उनमें पत्तियां कम हो सकती है, जैसे कि नीम, मैंगो और पाम के पेड़। ग्रासेस, श्रब्स, ट्रीज, वो लोग जो बिना इंसान के इंटरफेरेंस के, बिना हमारे उगाए उग जाते हैं, उन्हें नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। और अब हम देखेंगे इस चैप्टर में कि किस तरीके से ये वेजिटेशन क्लाइमेटिक कंडीशंस पर निर्भर होते हैं। उसकी वजह से हर क्षेत्र में अलग अलग तरह के ये वेजिटेशन पाए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने देखा नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन का मतलब है कि वो वेजिटेशन जो बिना ह्यूमन इंटरफेरेंस के डेवलप हो जाते हैं। लेट्स मूव टू फॉरेस्ट। वाई फॉरेस्ट आर नेसेसरी। तो फॉरेस्ट जो होते हैं वो बहुत ही यूज़फुल होते हैं। हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं जिन्हें प्लांट्स ऑब्जर्व कर लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, हमें देते हैं। जो प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स जो होती हैं वो मिट्टी को अच्छे से पकड़ के रखती हैं, मिट्टी को बाइंड करके रखती हैं प्लांट्स। इस वजह से सॉइल इरोजन नहीं हो पाता है। फॉरेस्ट से हमें टिम्बर, फर्नीचर, फ्यूल, वुड, फूडर, मेडिसिन, हर्ब्स, हनी, गम, कितना कुछ मिलता है। फॉरेस्ट नेचुरल हैबिटेट भी होते हैं एनिमल्स के लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए। अगर ये हट जाएंगे, इन्हें काट दिया जाएगा, तो इसकी वजह से जो वाइल्ड लाइफ है वो भी चली जाएगी वहाँ से इनका नेचुरल हैबिटेट भी बर्बाद हो जाएगा। इस वजह से हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स वगैरह लगाने चाहिए, लोगों को अवेयर करना चाहिए। जैसे हम वन महोत्सव कर सकते हैं, प्रोग्राम चला सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्लांट्स लगाएं और अर्थ को ग्रीन बना सके। देखो प्लांट से हमें क्या क्या मिलता है, हमें दिखा रखा है। ऑक्सीजन मिलता है, हनी मिलता है, फ्रूट्स मिलते हैं, गम मिलता है, नेचुरल हैबिटेट होता है वाइल्ड लाइफ का, टिम्बर मिलता है, रबड़ मिलता है, सॉइल बाइंडिंग करने में हेल्प करती है, फर्नीचर, हम स्पोर्ट्स के चीज़ें, फ्यूल, फूडर, शेल्टर, मेडिसिन्स, कितना कुछ पा सकते हैं प्लांट्स की वजह से। अब बात आती है वाइल्ड लाइफ की। अरे अब हम देखेंगे जो फॉरेस्ट होते हैं वो वाइल्ड लाइफ का घर होते हैं। यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, मैमल, बर्ड, इंसेक्ट, वर्म, जो फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं, निर्भर करते हैं। जो टाइगर है वो हमारा नेशनल एनिमल है। टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है। इसके बाद आप नोटिस करोगे कि हमारे देश में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जीव रहते हैं। जैसे कि गुजरात का जो गिर है वहाँ पे एशियन शेर पाया जाएगा आपको, एशियन टाइगर गुजरात के गिर में। और एक सिंग वाला गैंडा आपने देखा होगा, वो मिलता है राइनोसोरस असम में। राइनोसोरस ये असम में पाया जाता है। एलिफेंट्स केरला, कर्नाटक में पाए जाते हैं। कैमल्स जो होते हैं, ऑयल कैमल्स जो होते हैं, एक सेकेंड। और वाइल्ड एसेस का मतलब है जंगली गधा। कैमल और जंगली गधा हमें इंडियन डेजर्ट में देखने को मिलते हैं और रन ऑफ कच्छ में। और जो जंगली गोट है, स्नो लियोपर्ड है, बियर्स हैं, ये सारे के सारे आपको देखने को मिलेंगे हिमालयन रीजन में, ठीक है। इसे हिम तेंदुआ भी कहते हैं, स्नो लेपर्ड, हिम तेंदुआ, हिंदी में भी पता होना चाहिए कहीं के नाम, ठीक है। फिर इसके बाद आता है कई एनिमल्स और है जो हमारे देश में पाए जाते हैं। इंडिया जो है बर्ड्स के मामले में भी बहुत रिच है। जैसे हमारे यहाँ पे पीकॉक है। अब हमारे यहाँ पीकॉक है जिसे हम कहते हैं मोर। तो ये हमारा नेशनल बर्ड कौन सा है बताओ? पीकॉक, ठीक है। पीकॉक हमारे यहाँ नेशनल बर्ड है। इसके बाद हमें बताया गया कि कुछ बर्ड सेंचुरीज़ बनाई गई है इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, इनके नेचुरल हैबिटेट में, ताकि इनको प्रोटेक्ट किया जा सके हंटर से। इसके बाद बताया गया बहुत सारे स्नेक्स की भी स्पीसीज पाई जाती है इंडिया के अंदर, लेकिन जो दो मेन है वो है कोबरा और क्रेट्स, ठीक है। और इसके बाद बताया गया फॉरेस्ट काटने की वजह से और हंटिंग की वजह से ये ख़त्म होते जा रहे हैं। कई स्पीसीज़ जो हैं वो ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो गई हैं।
इनको बचाने के लिए ही हम नेशनल पार्क्स बना रहे हैं, साथ ही हम सेंचुरीज़ का डेवलपमेंट कर रहे हैं और साथ ही हम बायोस्फीयर रिज़र्व बना रहे हैं। ठीक है, हम ये सब कर रहे हैं ताकि इनको एक्सटिंक्ट होने से बचा सके। जो सरकार है वो प्रोजेक्ट टाइगर भी लेकर आई है और प्रोजेक्ट एलिफेंट भी। प्रोजेक्ट टाइगर एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट किस लिए? ताकि इनको प्रोटेक्ट किया जा सके। इसके बाद हमें बताया गया हम किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर हम उनकी स्किन से, उनके बोन से, उनके हॉर्न से, उनके फर से बनने वाली चीज़ों को पहनने, ख़रीदने से इनकार कर दें तो हम उनको बचा सकते हैं। वाइल्ड लाइफ वीक भी मनाया जाता है अक्टूबर का पहला हफ्ता, ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके इन लोगों के हैबिटेट्स को बचाने के लिए। आप बताए गए माइग्रेटेड बर्ड्स के बारे में। बहुत सारी बर्ड्स है जैसे कि फ्लैमिंगो, ऑस्प्रियल, लिटिल स्टिंट, ये सब माइग्रेट होती है हर साल। हमारे देश में आती है विंटर्स के टाइम पे। ठीक है, ये सब माइग्रेट कर कर आती है। जैसे साइबेरियन क्रेन, पुरानी बुक में बता रखा है साइबेरियन क्रेन के बारे में, जो साइबेरिया से आती है दिसंबर में और मार्च तक स्टे करती है। और जो अपडेटेड एनसीईआरटी है मैं वहीं से पढ़ रही हूँ, तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि एक सबसे छोटी माइग्रेटरी बर्ड है जिसका नाम है लिटिल स्टिंट। इसका वेट सिर्फ 15 ग्राम होता है। आर्कटिक रीजन से ट्रैवल करना शुरू करती है और इंडिया आती है, तो 8000 किलोमीटर ट्रैवल करके इंडिया आती है। ये देखो, घूमने फिरने का कितना शौक़ होता है ना। हम इंसानों को ही नहीं है, इन बर्ड्स को भी कितना शौक़ है। इंडिया घूमने आती है ये। यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। तो मैंने ना अपडेटेड एनसीईआरटी पढ़ी है। जो अपडेटेड एनसीईआरटी है उसमें हमें वाइल्ड फॉरेस्ट के बारे में जानकारी नहीं दे रखी है, लेकिन जो ओल्ड एनसीईआरटी थी उसमें फॉरेस्ट के बारे में जानकारी दे रखी है। तो मैंने अपडेटेड पढ़ी है। बाकी इन फॉरेस्ट की जानकारी 11th की एनसीईआरटी में भी है, 7th क्लास की एनसीईआरटी में भी है। ये रिपीटेशन है, तो अगर इसमें नहीं है तो घबराने वाली बात नहीं है, अगली क्लास में आपको ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अपडेटेड एनसीईआरटी का क्लास 6th ज्योग्राफी ख़त्म कर लिया है। होप सून आपको जो ओल्ड एनसीईआरटी में था आगे भी मिलेगा ही। तो प्लीज़ फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब फॉर यूजीसी नेट एंड यूपीएससी प्रिपरेशन। और क्लास 6th के बच्चे जो इस टाइम एनसीईआरटी वीडियोस देख रहे हैं उनके लिए बहुत यूज़फुल है। इसको अच्छे से सुने, इसके नोट्स बनाएं, इसको ज़रूर फॉलो करें, पूरी वीडियो देखें। तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब।